हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी वर्मा। वेलकम ऑन ड्रीम अचीवर्स। आइए अपने ड्रीम्स को अचीव करें, इसी स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी में एडवोकेट जर्नल। एडवोकेट जर्नल क्या हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे और आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज हम कैग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैग किस आर्टिकल में आते हैं, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, कौन रिमूव कर सकता है और इनका क्या काम होता है, कि इनका कार्य क्या क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका कार्य होता क्या है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल। ऑडिटर जर्नल मतलब कैग। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कैग कहा जाता है। ठीक है, नियंत्रक का मतलब क्या होता है। नियंत्रक का मतलब होता है कि खर्चों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी करने वाला शख्स, एक ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं उनकी निगरानी करता है। ठीक है, तो कैग का सबसे पहला कार्य क्या होता है, गवर्नमेंट के खर्चों की निगरानी करना। और अगर मैं देखूंगी महालेखा परीक्षक, इनका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसी से हम क्या एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे जिससे कि हमें कुछ भी रटना ना पड़े। नियंत्रक क्या होता है, किसी चीज को अपने नियंत्रण में लेना, उसकी निगरानी करना। तो उनका कार्य, कैग का क्या कार्य होता है। कैग का कार्य होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं, खर्चों की निगरानी करना। और अगर हम देखें महालेखा परीक्षक, महालेखा, पहले देखिए शब्द लेखा। लेखा किससे संबंधित शब्द होता है, आपने देखा होगा लेखा जोखा। लेखा जोखा आपने सुना होगा। तो ये लेखा जोखा किससे संबंधित होता है, धन से। तो गवर्नमेंट जो भी धन आवंटित करती है, यानी कि संसद जो भी धन आवंटित करती है, संसद जो धन आवंटित करती है उस धन को देखना कि वो धन सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या नहीं, और अगर वो खर्च किया जा रहा है तो कितना धन कहाँ खर्च किया जा रहा है, ये सब इसमें देखा जाता है किसमें, महालेखा परीक्षक में, कि उस धन का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं। महालेखा परीक्षक संसद जो धन आवंटित करती है, उस धन को ठीक तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, वह धन किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो आप क्या समझे कि कैग का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। कैग का सबसे प्रमुख कार्य ये है कि जब भी आवंटित किया जाता है संसद से धन को संसद से आवंटित किया गया, तो कैग का कार्य स्टार्ट हो जाता है कि उस धन को देखे वो आवंटित किया गया, उस जिस कार्य के लिए आवंटित किया गया, उस कार्य में वो उपयोग भी हो रहा है या नहीं। अब जैसे कि शौचालय बनाने के लिए आपने भी देखा होगा, गवर्नमेंट ने शौचालय बनवाए हैं। शौचालय बनवाने के लिए आवंटित पैसा को आवंटित किया गया, लेकिन ये देखना कि उससे शौचालय बनवाए भी गए हैं या नहीं। तो ये सारे कार्य क्या होता है, कैग का होता है। खर्चों पर निगरानी करना कि आवश्यकता से अधिक तो खर्चे नहीं किए जा रहे हैं। अगर वो खर्चे आवश्यकता से अधिक किए जा रहे हैं तो उनकी निगरानी की जाती है। निगरानी कौन करता है, कैग के द्वारा ही की जाती है। और ये जो कैग है, ये एक एकल संस्था है। एकल संस्था का मतलब जो सबसे प्रमुख होता है वो कैग होता है। कैग के अंडर में ही और सारे जितने भी मेंबर होते हैं वो कैग के अंडर में कार्य करते हैं। हम सारे पॉइंट अभी देखेंगे, लेकिन एक मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको कि कैग से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। एक प्रमुख क्वेश्चन, एक मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैग संवैधानिक है या नहीं। तो कैग संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक मतलब होता है जिसको आर्टिकल्स में यानी कि संविधान में, भारत के संविधान में डिफाइन किया गया हो। तो ये भारत के संविधान में डिफाइन है। क्या? भारत के संविधान में डिफाइन है। और किस संविधान में? आर्टिकल, भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में, 148 में, आर्टिकल 148 में कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपना शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना कि किस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का हो, लेकिन उसमें सारे ही पॉइंट इंक्लूड हो, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। समझ गए होंगे आप कि कैग का कार्य क्या होता है और कौन से आर्टिकल में है। सबसे पहले हम आर्टिकल और पार्ट्स की ही बात कर लेते हैं। तो संविधान के पार्ट 5 में, संविधान के पार्ट 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। पार्ट 5 में प्रश्न इसी प्रकार बनता है कि कैग का वर्णन किस पार्ट में किया गया है? पार्ट 5 में किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल, कौन से मतलब कितने आर्टिकल इसमें इंक्लूड है, कि किस किस आर्टिकल में, जैसे कि आपने प्रेसिडेंट का देखा था, प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स देखे थे, कितने सारे आर्टिकल्स वहां इंक्लूड थे। इसी प्रकार आर्टिकल कितने यहाँ पर इंक्लूड है? तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, 151 तक आर्टिकल के बारे में क्या दिया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। 148 से लेकर 151 तक, 151 तक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो आप नोट कर लीजिए, संवैधानिक क्या है? ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है कि जिसको संविधान में डिफाइन किया गया हो, और संविधान में डिफाइन किसी आर्टिकल में ही किया जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा बिना आर्टिकल के डिफाइन कर दिया जाएगा। नहीं, जिसका भी आर्टिकल हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे संवैधानिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हम संवैधानिक कहेंगे। अगर हम देखेंगे कि किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया था किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 148। तो संविधान के आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को अपॉइंट कौन करता है, तो कैग को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो कैग को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। कैग को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट, अगर हम रिमूव की बात करें कि कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया प्रेसिडेंट के द्वारा ही जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाता है। लेकिन इसमें एडवाइस लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर अपॉइंट की बात करें तो भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और अगर हम देखते हैं कि रिमूव, हटाया किसके द्वारा जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाता है। लेकिन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर ही हटाया जाता है। जो प्रोसीजर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है, वही प्रोसीजर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को हटाने का वही प्रोसीजर होता है। पॉइंट समझ गए होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रोसीजर होता है, वही प्रोसीजर कैग को हटाने का भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेन्योर मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर हम कार्यकाल देखेंगे तो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 6 वर्ष कंप्लीट किए हो, या फिर 65 एज
कंप्लीट हो गई हो, मतलब कार्यकाल उनका कार्यकाल कितने समय का होगा, देखिए या तो 6 साल उनके कंप्लीट हो गए हो, 6 साल का कार्यकाल होगा, या फिर अगर कोई 60 साल में बना है, अगर कोई 60 साल में कैग बना है तो उनका कार्यकाल 5 साल का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 65 साल के हो जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो 6 ईयर या फिर 65 ईयर की एज होनी चाहिए, ईयर की क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए लास्ट। समझ गए होंगे कार्यकाल कितना होना चाहिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आगे बताते हैं। रफ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कैग होते हैं वो शीर्ष लेखा परीक्षक होते हैं। कैग क्या होते हैं, भारत के शीर्ष लेखा परीक्षक संस्था है। तो कैग क्या है, कैग भारत की शीर्ष लेखा परीक्षक संस्था है। कैग भारत की शीर्ष लेखा परीक्षक संस्था। इसका मतलब यही है, मैंने अभी बताया था कि जो कैग है वो एकल संस्था है। एकल संस्था क्यों है, क्योंकि जो कैग होता है वो एक ही होता है, प्रमुख जो होता है वो एक ही होता है, और जितने भी होते हैं मेंबर वो कैग के अंडर में ही कार्य करते हैं। तो कैग क्या है, भारत की शीर्ष लेखा परीक्षक संस्था है। जितना भी किसका कार्य होता है, निगरानी का कार्य होता है, धन की निगरानी है, धन को किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, वो कैग का ही कार्य होता है। और जो राज्य में होते हैं, राज्य में कैग के ही एजेंट होते हैं, जो राज्यों के धन के आवंटन की निगरानी करते हैं कि किस प्रकार से राज्यों में कार्य किया जा रहा है, धन से जो राज्यों को धन दिया गया है उसे उपयोग में किस प्रकार से लाया गया है, उपयोग उन्हें सही ठीक प्रकार से उसी कार्य में उपयोग किया जा रहा है जिस कार्य के लिए उसे आवंटित किया गया है या नहीं। ये राज्यों के जो मेंबर होते हैं वो एजेंट के रूप में वर्क करते हैं, कैग के ही एजेंट के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो कैग होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कैग संसद के प्रति, भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नोट कीजिए, कैग भारत की, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार जो कैग होता है वो भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सैलरी कहाँ से मिलती है। जो कैग की सैलरी होती है वो कहाँ से मिलती है, तो कैग की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड यानी कि भारत की संचित निधि से प्राप्त होती है। सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी कहाँ से मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है, भारत की संचित निधि से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सैलरी भारत की संचित निधि से मिलती है। कहाँ से मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है। और कितनी मिलती है, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए। अब आपने कमेटी सुनी होगी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है, लोक लेखा समिति का कार्य होता है जो कैग की रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना। अगर कैग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि हाँ इस प्रकार से ये धन सही तरीके से इसका आवंटन हुआ, आवंटन के बाद इसका उपयोग भी सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट को कौन जांच करता है, तो लोक लेखा समिति कैग रिपोर्ट की जांच करती है। कैग रिपोर्ट की जांच करती है, कैग रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति को कैग का मित्र व मार्गदर्शक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई वो क्या करती है, उसकी
जांच करती है, और इसीलिए क्या इन दोनों को क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को, जिसे पीएसी भी कहते हैं, पीएसी लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को कैग का मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि कैग की रिपोर्ट सेंट्रल में कहाँ सबमिट की जाती है और स्टेट में किसे सबमिट की जाती है। आई होप नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि जो कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, लेकिन जो कैग की रिपोर्ट है वो सबमिट किसे की जाती है। तो कैग रिपोर्ट देखते हैं। कैग रिपोर्ट सबमिट किसे सबमिट की जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर लिख लो, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल की, तो सेंट्रल में प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। कैग की रिपोर्ट यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट बनाते हैं वो किसे सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को, प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। सेंट्रल में प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है, भारत के राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है, और स्टेट में राज्य के गवर्नर को सबमिट की जाती है। राज्य के गवर्नर को सबमिट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिजाइन की बात अभी नहीं हुई है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे, रिजाइन अपना त्याग पत्र किसे देंगे। तो अपना त्याग पत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कैग होते हैं वो किसके मित्र होते हैं, पीएसी का। और पीएसी को क्या कहा जाता है, पीएसी और कैग दोनों को वित्त का संरक्षक कहा जाता है। तो कैग पीएसी यानी कि हमने बताया था लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, वित्त का संरक्षक। अब वित्त का संरक्षक क्यों कहा जाता है आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जितना भी धन अवांटेड होता है उसकी निगरानी कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग ही उसकी निगरानी करता है। तो कैग और पीएसी वित्त के संरक्षक होते हैं, वित्त के संरक्षक होते हैं। जल्दी से पॉइंट नोट कर लीजिए, वित्त के क्या होते हैं, ये संरक्षक होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल्स की। 48, 49, 50 मतलब 148 इसे हटा देते हैं, अब बात करेंगे आर्टिकल की। मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमें कितने आर्टिकल देखने हैं, यहाँ पर 4 आर्टिकल्स देखने हैं। कितने आर्टिकल्स देखने हैं, 4 आर्टिकल 148, 149, 150 और 151। अभी मैंने बताया था कितने आर्टिकल है इससे संबंधित, 148 से 151 तक। अब चारों ही आर्टिकल्स में देखेंगे कि किस आर्टिकल्स में क्या बात कही गई है। अगर हम देखते हैं आर्टिकल 148 में, तो आर्टिकल 148 में, संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अपॉइंटमेंट, रिजाइन, रिमूव कि इन्हें किस प्रकार से हटाया जाएगा, किसके द्वारा इन्हें किसके द्वारा हटाया जाएगा, और अगर रिजाइन देना है इन्हें तो ये किसको रिजाइन देंगे, और इनको अपॉइंट यानी कि कैग को अपॉइंट कौन करेगा, इन सब के बारे में कहा गया है। तो कैग के अपॉइंट, रिजाइन और रिमूव
रिजाइन किसे दिया जाएगा, ये सब इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 148 में। अब आर्टिकल 149 की बात कर लेते हैं। 149 आर्टिकल 149 में कैग के फंक्शंस के बारे में बात की गई है। कैग के कार्यों के बारे में बात की गई है। फंक्शंस ऑफ कैग, फंक्शंस ऑफ कैग, कैग के कार्य, कि कैग के क्या क्या कार्य होंगे। मैं पहले भी अभी आपको मैंने जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कैग के कौन से कार्य है। जैसे जो धन आवंटित किया जाता है संसद से, उस धन को देखना कि उसका उचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, और निगरानी रखना खर्चों पर निगरानी रखना। ये कार्य किसके होते हैं, कैग के होते हैं। तो कार्य कैग के कार्य, फंक्शंस ऑफ कैग, कैग के कार्य, कौन कौन से कार्य कैग के होते हैं। इसमें अपॉइंट, रिजाइन और यहाँ पर कार्यकाल और कार्यकाल और जोड़ लीजिए। कार्यकाल मतलब टेन्योर, कार्यकाल, इसके बारे में भी किसमें बताया गया है, आर्टिकल 148 में ही बताया गया है। कार्यकाल के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 150। अब आर्टिकल 150 में क्या कहा गया है कि जो लेखा का प्रारूप है वो किस प्रकार का होगा, लेखा का प्रारूप किस प्रकार का होगा। ये बात किसमें बताई गई है, ये बात बताई गई है आर्टिकल 150 में। लेखा का प्रारूप क्या होगा और किस प्रकार का लेखा का प्रारूप होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 150 में। अब आर्टिकल 151 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 151 में क्या बताया गया है, जो कैग की रिपोर्ट है वो सेंट्रल में किसको सबमिट की जाएगी और स्टेट में किसको सबमिट की जाएगी, ये आर्टिकल 151 में बताया गया है। तो कैग रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर ये सेंट्रल की है तो किसको सबमिट की जाएगी, प्रेसिडेंट को सबमिट, भारत के राष्ट्रपति को सबमिट की जाएगी, प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को सबमिट की जाएगी कैग रिपोर्ट। और अगर ये स्टेट की है तो उस स्टेट के, उस राज्य के गवर्नर को सबमिट की जाएगी, ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के चारों आर्टिकल्स जो आप देख चुके हो। अब कैग से रिलेटेड और कौन सी बात रह गई है, आई होप सो सारी बातें, सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कैग से रिलेटेड यहाँ पर सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम देखेंगे कि प्रेजेंट में कौन है कैग, कौन है, तो ये आप बताएंगे मुझे, अभी कमेंट करिए और बताइए प्रेजेंट में कैग कौन है। अगर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे सारे आर्टिकल्स बता दिए हैं। उससे पहले अपॉइंटमेंट, रिमूव, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सारी बातों के बारे में जाना। अगर फर्स्ट कैग की हम बात करें कि फर्स्ट कैग कौन थे, सबसे ज्यादा प्रश्न यही बनते हैं कि फर्स्ट कैग कौन थे और लास्ट कैग यानी कि प्रेजेंट में कौन से हैं। तो प्रेजेंट वाले मुझे आप बताएंगे कि प्रेजेंट में कैग कौन है इस समय। और अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कैग बने थे बी नरहरि राव। फर्स्ट कैग बने थे, कौन बने थे, बी, इस प्रकार से लिख लीजिए, बी नरहरि राव, ये बने थे फर्स्ट कैग। और इस टाइम के कैग आपको बताने हैं, इस टाइम प्रेजेंट में कौन कैग है। देखिए जो भी मैं देती हूँ आपको वर्क, उसे आप जल्दी उसे कमेंट में जरूर लिखा करो। आप कमेंट में लिखने से ये रहता है कि आपको वो चीज माइंड में सेट हो जाती है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कैग क्या होता है, क्या उसके कार्य होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।